धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं, अकरम रईस खान। पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, कोरोना को मिटाने में लगी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना का धर्म, जाति और समाज ढूंढा जा रहा है। ढूंढ भी लिया गया था तबलीगी जमात वाले। उसके बाद पूरा एक जो नैरेटिव पूरे देश के अंदर बना, वो सारे सबके सामने ढका छिपा किसी से है नहीं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ, महाराष्ट्र के नांदेड़ से बहुत सारे सिखों को लाया गया पंजाब में, और जिसमें से बहुत सारे सिख कोरोना पॉजिटिव निकले। तो अब क्या ये कहा जाएगा कि कोरोना का धर्म बदल गया है, वो मुसलमानों का नहीं रहा, वो सिखों का हो गया? ये एग्जांपल आपके सामने इसलिए रखा कि इस तरीके का नैरेटिव हमारे यहाँ चल रहा है, धारणा हमारे यहाँ चल रही है, और यही सब कुछ जर्नलिज्म बताया जा रहा है। लेकिन इसकी आड़ में एक चीज हो रही है कि बहुत सारे लोगों को उठा के क्वारंटाइन कर दिया गया है। पहले कहा गया कि 14 दिन तक उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर बाद में उनका पीरियड बढ़ा दिया गया, 28 दिन का हो गया। अब वो 28 दिन से भी पार होके 32-34 दिन का हो चुका है, लेकिन बावजूद उनके उन लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा है। इस मामले को लेकर तबलीगी जमात के एडवोकेट और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका कहना है कि वो EIL लेकर इस मामले को कोर्ट में जा रहे हैं। क्या है शाहिद अली साहब पूरा मामला? सर शुक्रिया। हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये कल तक हमारी ये परसों तक फाइल हो जाएगी। तैयारी इसमें हो गई है पूरी तरह से। ये पूरा मामला सर ये है कि इसमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं क्वारंटाइन से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट ने खुद इशू की हैं, उसमें गाइडलाइंस दो तरह की है। एक तो होम क्वारंटाइन की है और एक है जो सरकार क्वारंटाइन सेंटर बनाएगी, प्रोवाइड करवाएगी। तो सबसे पहले तो ये कोशिश की जाएगी कि वो लोग अपने घरों में रहें क्वारंटाइन में। और अगर किसी वजह से घर में नहीं रहते हैं, कोई विदेशी है, कोई आदमी टूरिस्ट है, उसका घर नहीं है, तो उन लोगों को जो सरकार क्वारंटाइन सेंटर बनाएगी, सिर्फ उन लोगों को वहां पर भेजेगी। ये बड़ी साफ गाइडलाइंस है। और इसमें एक गाइडलाइंस में एक चीज और लिखी हुई है कि क्वारंटाइन चाहे घर का हो या गवर्नमेंट सेंटर का हो, वो सिर्फ 14 दिन का होगा, सिर्फ 14 डेज का। और क्वारंटाइन उन लोगों का होगा जिन लोगों को बीमारी नहीं है, लेकिन वो किसी बीमार आदमी के संपर्क में आए, तो उनको ये असरटेन करने के लिए कि इनको की कोरोना तो नहीं है, इसलिए वो क्वारंटाइन की जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई, बाकायदा हेल्थ बुलेटिन है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट की खुद की अपनी गाइडलाइन है, किसी और की नहीं है। तो यहां पर लेकिन जब मसला तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों का आता है, तो तबलीगी जमात से जो भी जुड़े हुए हैं, चाहे उनका घर मौजूद वहां पर उस शहर में है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। उनको सीधे उठा करके गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर में फेंक दिया जाता है। मैं अल्फाज कह रहा हूं, फेंक दिया जाता है, मैं अल्फाज, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रहा हूं इस बात को। गाइडलाइन क्या है कि घर के अंदर रखेंगे, उनको फेंक दिया जाता है अस्पताल के अंदर, उसके गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर में, और उनको फिर वहां पे कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी जाती है। आज की डेट में बात ये अगर हम करें, सुल्तानपुरी में अकेले में, आप लोगों ने मीडिया में एक रिपोर्ट दिखाई कि सुल्तानपुरी में भूख से एक क्वारंटाइन में जो जमाती थे उनकी डेथ हो गई। जी। तो जो लोग क्वारंटाइन में हैं उनके साथ हालत ऐसे कर रखे हैं जानवरों से बदतर। और बजाय 14 दिन के, 14 दिन के अंदर क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये कहती है, तो फिर 28 दिन, 30 दिन, यानी 35 दिन तक हो गए, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है वहां से। अब आप देखिए, सुल्तानपुरी में क्वारंटाइन है, 750 जमाती हैं, 700 जमाती, जिसमें विदेश के भी हैं, हमारे मुल्क के भी हैं, दिल्ली के भी हैं। उन सबको आपने वहां क्वारंटाइन किया हुआ है। उसमें सबकी रिपोर्ट 3-3 बार नेगेटिव आ गई। 3 बार जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उन लोगों को भी अभी तक क्वारंटाइन सेंटर से छोड़ा नहीं गया है। और जब लोग वहां पर कुछ चीजें समझ ले, पूरे दिल्ली में कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए, या पूरे देश के अंदर आप लोगों ने कोई ऐसा डाटा तैयार किया? सर पूरे देश के अंदर या पूरी दिल्ली के अंदर जो भी क्वारंटाइन में लोग हैं, मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो अकेले सुल्तानपुरी में 750 हैं, और जगह जगह यहाँ पर इसके सेंटर बने हुए हैं। अगर उसकी बात करें हम, तकरीबन आपके 3000 से 3500 लोग यहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं तबलीगी जमात से रिलेटेड। और देश में हम बात करें तो जगह जगह इन्होंने रखे हुए हैं। सिर्फ एक जगह की हमारे पास खबर ये आई है, जो कि मुजफ्फरनगर में एक करण सिंह स्कूल में बनाया था क्वारंटाइन सेंटर, सिर्फ वहां पर 14 दिन के अंदर क्वारंटाइन खत्म करके उनको घर भेज दिया गया, सिर्फ एक जगह। जबकि वहां भी और जो दूसरी जगह है वहां भी 30-30 दिन, 35-35 दिन हो गए। ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे मुल्क की बात है। पूरे मुल्क में मैं ये कह रहा
हूँ सर कि क्वारंटाइन वो करा रहे हैं 14 दिन से ज्यादा, 28 दिन का, और 28 दिन पार होने के बाद भी उनको क्वारंटाइन किए हुए, ये एक अलग मसला है। मैं कह रहा हूँ कितने लोग हैं, क्या आप लोगों के पास ऐसा कोई डाटा, कोई आंकड़ा है? सर पहली बात तो आप ये समझिए कि क्वारंटाइन 28 दिन का नहीं करा सकते। 14 दिन से ज्यादा का क्वारंटाइन हो नहीं सकता। अगर होता है तो वो आईपीसी के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है, इलीगल डिटेंशन है, हम्म, होमफुल कन्फाइनमेंट है ये। इसमें इन लोगों को सजा इसको होनी मान, चाहिए। आप इस पिटीशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे, दिल्ली दिल्ली के लोगों की बात करेंगे कि पूरे देश के लोगों की बात करके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्या है आपका? देखिए ये जो पिटीशन मैं फिलहाल तैयार कर रहा हूँ, ये पिटीशन तो दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए है। ठीक, लेकिन साथ ठीक साथ एक है। पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी लगाए जा रहे हैं, जो पूरे देश के लोगों हम्म, के लिए होगी। और हम्म, इसलिए होगी कि 14 दिन से ज्यादा हमने इस पिटीशन में जो मांगा है ना सर, जो हमने रिलीफ मांगा है, उसको जरा आप देखिए हमने रिलीफ क्या मांगा है और हम पिटीशन क्यों हम्म, फाइल करने के लिए मजबूर हुए हैं। पहली बात हमने जी, ये कही है, जब गाइडलाइन 14 दिन के लिए कहती है तो 14 दिन से ज्यादा क्यों रखा गया है, और 14 जी, दिन से ज्यादा रखा गया है तो इस बात के लिए एक हाई लेवल कमेटी बने और इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए कि आखिर इनको क्यों 14 दिन से ज्यादा रखा गया है। और फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो सजेशन दे कमेटी उस गवर्नमेंट हम्म, के खिलाफ या उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ, इंक्लूडिंग केजरीवाल साहब के खिलाफ भी, कि आपके पास जब वैलिड रीजन नहीं है, जब गाइडलाइन 14 दिन की है तो वैलिड रीजन कोई हो भी नहीं सकता, जी, गाइडलाइन के खिलाफ कोई रीजन हो भी नहीं सकता। तो फिर इन लोगों हम्म, के खिलाफ एक्शन को कमेटी रिकमेंड करे और इन लोगों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन हो और एफआईआर भी इन लोगों के खिलाफ ऑर्डर हो। हमने इस चीज में ये मांग कर रहे हैं। ये आपका अच्छी मांग है, और ये मांग बहुत जबरदस्त है, होनी चाहिए। जब नियम 14 दिन का है तो 28 दिन और उससे ज्यादा क्यों रखा जा रहा? आज सुबह से हमारे पास फोन आ रहे हैं, पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से फोन आए सर, महाराष्ट्र से फोन आए, उत्तर प्रदेश के बरेली से तो अजीबोगरीब फोन आया। 28 दिन बाद उनको छोड़ दिया गया और दूसरे दिन आगे फिर उनको वापस क्वारंटाइन कर दिया गया। ऐसी ऐसी तस्वीर आ रही है, तो इससे साफ लग रहा है कि तबलीगी जमात के लोगों को जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? सर ये बात आपसी आपकी बिल्कुल सही है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे साथ हुआ है। जी टेलीविजन पर मीमांसा मलिक एंकर थी। मैंने जब वहां पर ये वाला मुद्दा उठाया कि साहब जमात के लोगों को क्यों आपने 28 दिन और उस दिन 33 दिन हो चुके थे, 33 दिन तक आपने क्वारंटाइन सेंटर में क्यों रखा हुआ है जब गाइडलाइन 14 दिन की कहती है, तो आपको ताज्जुब होगा मीमांसा मलिक के कमेंट ऑन एयर, और गवर्नमेंट के उसमें कई लोग मौजूद थे जो उस वक्त उसको ये चल रही थी बहस, उसमें उन्होंने कहा कि जमात के लोग थूकते हैं, जमात के लोग पत्थर मारते हैं। तो ये जिन लोगों ने, अगर मुरादाबाद में किसी ने पत्थर मारा है तो वो जमात के लोग नहीं है पहली बात तो उनकी सजा आप इन लोगों बिल्कुल। को दोगे क्वारंटाइन में है, जो लोग हम्म, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम्म, एक आपकी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, आप घर में क्वारंटाइन करेंगे, वो घर हम्म, में क्वारंटाइन होने की बजाय आपकी बात मानी कि आपने साहब उनको जिस हालत में रखा गवर्नमेंट सेंटर में क्वारंटाइन हो गए। गवर्नमेंट सेंटर मैं, में आपने फैसिलिटी नहीं दी, एक आदमी मार तक दिया आपने भूख से, जी, तब भी वो जी, नहीं कर रहे। जी, जी, तो कहीं के जी, इंसिडेंट की, जो इंसिडेंट की जांच नहीं, चल रही है अभी कि वो इंसिडेंट सही है हम्म, गलत है, उनकी सजा आप तबलीगी हम्म, जमात को देंगे। तो ये तो सीधी सीधी हम्म, सी बात है कि ये हम्म, नैरेटिव जो चलाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि हमने हम्म, तबलीगी जमात को बिल्कुल पूरी तरह से आतंकवादी ही मानना है और इनको इस देश के नागरिक मानना ही नहीं है, तो उसी तरह से चलिए, नैरेटिव, उस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। पहले तो मैं आपको कुछ आंकड़ा दुरुस्त करा देता हूँ। मेरठ में एक मौत हुई है तबलीगी जमात के, जो वहां पे भावनपुर थाना पड़ता है। और दूसरा जो आप ये बार बार जिक्र कर रहे हैं सुल्तानपुरी का, यहाँ 2 मौतें हुई है, एक यूसुफ एक रिजवान की और एक मुस्तफा की। ये एक चीज ऐड कर लीजिएगा एक अपने आंकड़े तो में। एक चीज मैं आपकी पीआईएल के लिए बता रहा हूं, मेरठ में बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को उनके घरों में क्वारंटाइन किया गया है। ये आप अपनी पीआईएल में अगर ऐड करेंगे कि बीजेपी के नेता हैं तो उनको तो घर में क्वारंटाइन करा रहे हैं, लेकिन जमाती अगर मेरठ का है तो उसको ले जाके क्वारंटाइन सेंटर में फेंका जा रहा है बकौल आपके। इसको ऐड कर। मैंने इसीलिए ये बात कही है कि गाइडलाइन है ये तो घर में क्वारंटाइन करने के लिए। जी, घर के अलावा सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में सिर्फ तब कर सकते हैं जबकि वो मुसाफिर हैं या विदेशी हैं। हम्म, लेकिन इसमें क्या हम्म, हो रहा है, दिल्ली के लोग हैं उनको भी क्वारंटाइन सेंटर में भेजा हुआ है, जो मेरठ के लोग हैं उनको हम्म, भी क्वारंटाइन सेंटर में भेजा हुआ है, अगर वो तबलीगी जमात जी, से रिलेटेड है या वो जी, मुसलमान भी हैं। लेकिन बीजेपी के नेता या दूसरे लोग हैं, उनको घरों के अंदर क्वारंटाइन कर दिया गया है। जब गाइडलाइन है अब आपके मैं, घर के अंदर क्वारंटाइन होंगे तो फिर आप हम्म, उनको मुसलमान होने के नाते या तबलीगी जमात का होने के हम्म, नाते आप कैसे उनको भेज देंगे क्वारंटाइन सेंटर में। और आपने भेज दिया अगर, तो 14 दिन हो गए हम्म, ना, उसके बाद तो हाँ, इलीगल कस्टडी हाँ, होगी उनकी।
टेंशन हो गई, क्या आप उनके लाइफ को वापस कर देंगे? क्या उनकी जिंदगी के एजेंट वापस कर सकता है कोई भी कानून मिलकर? कोई कंपनसेशन वापस कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इससे ज्यादा ह्यूमन बात कोई नहीं हो सकती, इससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और कुछ नहीं हो सकता। ये सीरियस ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ठीक है सर, अब मैं आपके वो मीमांसा मलिक वाले मामले पे कुछ बताना चाहता हूं आपको, मुझे लगता है आपको उस पर गौर करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के दौर में आशाराम की बैंड बजी, कांग्रेस के दौर में ही मान लीजिए राम रहीम की बैंड बजी, कांग्रेस के दौर में संत रामपाल की बैंड बजी, तो कम से कम बीजेपी के दौर में अगर मौलाना साद की ढंग से बैंड बजे तो बीजेपी सीना चौड़ा करके तो कहेगी देखो हम कम से कम जो ये मुल्ला है इनकी बैंड बजाने में कामयाब रहे, हिंदू तो खुश करेगी वो। सर आप इक्वेट कैसे कर देंगे मौलाना साद साहब को उन लोगों के साथ जिन लोगों के खिलाफ रेप के चार्जेस हैं, जिन लोगों के खिलाफ मर्डर के चार्जेस हैं, जिन लोगों को सजा हो चुकी है, जो लोग मासूम लोगों को इस मुल्क के नहीं छोड़ रहे हैं, आप उन लोगों के साथ मौलाना साद साहब को जोड़ देंगे जिनका इतिहास ये है, पूरी जमात का इतिहास ये है कि कभी भी कोई इल्जाम ही नहीं लगा और अभी भी कोई इल्जाम नहीं है। सिर्फ एफआईआर दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे वो हो गई, उस एफआईआर में अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल पाक और साफ है। तो सरकार किस सोच के साथ आप लोगों पे इतने हमले कर रही है वो बताइए ना, मैंने वो सोच बताई। मैं आपको उसी का जवाब बता रहा हूं। ये अब लोगों को सोचना है कि सोच क्या है। जब इनको मौलाना साहब साहब को इक्वेट नहीं कर सकते उन लोगों से, तो ये मौलाना साहब के साथ जितने भी उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, इस चीज से लोगों को अब सोचने दीजिए, लोगों को अपनी ओपिनियन बनाने दीजिए। इसमें आप और हम कह के क्या करेंगे? लोग आईने की तरह सब कुछ साफ है सर, आज की डेट में कोई बेवकूफ नहीं है, सब समझ में आता है। सवाल बताइए, अब एक सवाल का जवाब दीजिए, ये आपको 32 दिन क्यों लगे ये सोचने में कि आपको पीआईएल करना है? 14 दिन बाद ही आपको नहीं कर देना चाहिए था। हमें इस चीज का जब हमारे संज्ञान में लाया गया, 30 तारीख को एक पिटीशन लिखी, एक क्वारंटाइन सेंटर में है मुफ्ती साहब इब्राहिम साहब, मंगलपुरी के रहने वाले हैं। उन्होंने साहब को, हेल्थ मिनिस्टर साहब को और दीगर जो अथॉरिटीज उनको पिटीशन लिखी, उस पिटीशन की कॉपी यानी उस चिट्ठी की कॉपी उन्होंने हमें ही भेजी। उस चीज से हमें पता लगा कि इतना जुल्म इन लोगों के साथ हो रहा है, और तभी हमने उस पर एक लाइव किया, गाइडलाइंस की फिर स्टडी की गई, क्योंकि केस करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, बहुत सारे सबूत हमें इकट्ठा करने होते हैं। ये 3-4 दिन का वक्त उसमें लग गया हमें, और अब पिटीशन लिखी जा रही है। तो जिस दिन से हमें इंफॉर्मेशन लगी है उस दिन से लगातार हमारा इस मौजू पर, इस सब्जेक्ट पर, इस इश्यू पर काम चल रहा है। और इंशाल्लाह हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हम इन सब लोगों को उनके घरों पे ना पहुंचा दें, और जो लोग गिल्टी हैं उन लोगों को सजा ना दिलवा दें। ठीक है, आप जमात के प्रवक्ता भी हैं, आप जमात के वकील भी है, कहाँ है मौलाना साद अभी इस वक्त? वो सामने क्यों नहीं आते? किसके सामने आने की बात है सर? वो क्राइम ब्रांच उनको 5 नोटिस भेज चुकी है, वो सामने तो आ नहीं रहे। क्राइम ब्रांच ने कहा सामने नहीं आ रहे? नहीं कहा तो नहीं उसने। फिर आप कैसे कहेंगे सामने नहीं आ रहे? भाई जो अथॉरिटी है वो नहीं करी, मीडिया का किसी की अब्बा लगी हुई है, मीडिया फूफा है किसी की, मीडिया पापा है, ये बात पता मैं आपकी, या पूरे देश को मीडिया चलाएगी? तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उससे तो जरूरत है नहीं, मीडिया को जरूरत है। मीडिया को जरूरत है अपनी सी टीआरपी के लिए। आपके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर दिया गया, ईडी मामले की जांच कर रही है, इतने संगीन इल्जाम आप पे आयद हो रहे हैं, तो कम से कम खुद ही सामने आ जाना चाहिए था जैसे आप आते हैं। रईस साहब, मुझे आप मौलाना साहब साहब की एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें वो कभी सामने आए हो कसदन वीडियो में। नहीं दिखा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो कभी भी वीडियो में या फोटो में आना खुद से नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज, इस मुल्क का कानून है, बहुत ताकतवर कानून है, हम कानून पर पूरा यकीन रखते हैं, हमारी नस नस में इस मुल्क का कानून बसा हुआ है, और संविधान हमारा बहुत ताकतवर है। हमें अपने कानून पर, अपनी कानूनी संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा यकीन है, और इसीलिए यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन एक ब्रांच करेगी, तो इन्वेस्टिगेशन गलत हुई है सही है उसको कोर्ट जाके देखेगी। तो इसलिए हमारा पूरा यकीन कानून पर है, कानूनी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि कानूनी एजेंसियां पूरी तरह से लग जाएं और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें,
हमें खुशी होगी इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे, और तब तबलीगी जमात का सच, मौलाना साहब का सच जब लोगों के सामने आएगा, तो लोग इंशाल्लाह सलाम करेंगे उस वक्त कि वाकई तबलीगी जमात ऐसी होती है, या मौलाना साहब का व्यक्तित्व ये है, या ये लोग इतने अच्छे होते हैं और हमने इन लोगों को बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया इन लोगों को बेईमान करके। इसीलिए हम ये बात भी उठाते हैं कि आज जो मीडिया चरित्र हनन कर रही है, या मीडिया ट्रायल के जरिए कैरेक्टर एसिनेशन कर रही है, क्या कल को मौलाना साहब की इज्जत को वापस दे पाएंगे, तबलीगी जमात की इज्जत को वापस दे पाएंगे, या मुसलमानों को मौका तो जो आप ही दे रहे हैं, जब काम किया जा रहा है, मौका तो आप ही दे रहे हैं ना, क्या मौका कहा तो जी? आप ही दे रहे हैं ना सर, मौका हमने तो कैसा आप ही दे रहे हैं ना सर। हमने कैसा जब मौका दिया आप सर? अपनी तरफ से कोई चीजें क्लियर नहीं कर रहे हैं तो मीडिया तो कुछ ना कुछ बोलेगा ना। क्या बीमारी वुहान से लेकर के हम आए? ये बीमारी वुहान से नहीं चली। या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये बीमारी है जो कास्ट देख के, सेक्स देख के, रेस देख के, धर्म देख के नहीं आती है, लेकिन हमारे मीडिया को इसके अंदर धर्म दिखाई दे रहा है। अच्छा, मेरे को हमारे सवालों का जवाब दीजिए छोटा। तबलीगी जमात को निशाना बनाकर पूरे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें गलती पर इसमें गलती तबलीगी जमात की है या इस सांप्रदायिक मीडिया की है, ये सोचिए आप। चलिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आप पाक साफ होकर निकलें, जांच एजेंसियां जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करें। फिलहाल जो आप ये PIL लेके जा रहे हैं, कोर्ट इसको जल्दी से सुने, और जो लोग क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर डिटेंशन सेंटर में अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, उनके पास वहां खाने को नहीं है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रहा है, तमाम तरीके की तस्वीर आ रही है। डॉक्टरों तक को वहां पे किस तरीके के बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है, उनसे निजात मिलेगी। और आपकी जो पिटिशन होगी सिर्फ मुसलमानों के लिए, जमात वालों के लिए नजीर नहीं बनेगी, तमाम देश के अंदर जो ऐसे लोगों को जबरन क्वारंटाइन किया गया उनके लिए नजीर बन के आएगी। हम इस पिटिशन को तमाम लोगों के लिए ही डाल रहे हैं, हम सिर्फ जमात के लोगों के लिए नहीं डाल रहे, तमाम पूरे भारतवासियों के लिए डाल रहे हैं। और इसमें अच्छा, चलिए, आपने कहा इसमें हिंदू भी भाई हैं, इसमें कई पुलिस वाले भी हैं, वो पुलिस वाले बेचारे मजबूर है वहां पर रखा हुआ है। तो ये जो साजिशें क्यों है, इन साजिशों का जरूर खुलासा होना चाहिए। कभी कल कोई फिर दोबारा से इसका ठीक रहा भी तबलीगी जमात के सिर पे बोल दें, इसलिए जरूरी है सब चीजें, आपका भी साथ चाहिए। और हम ऑनरेबल कोर्ट भी जा रहे हैं, आपकी दुआओं भी आपके साथ और आपके माध्यम से तमाम लोगों से अपील करते हैं कि दुआ भी जरा इसमें करें कि इसमें हक की और सच की जीत हो। शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी तमाम चीजें रखी। कुछ सवालात हैं जिन पर फिर किसी और दिन करूंगा आपसे एक अलग बात, कि आखिर क्या आप लोगों की कोई गलती नहीं है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी लगते हुए अवले मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं